नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। कोरोना के साथ साथ अब ब्लैक फंगस ने भी टेंशन बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। आलम यह है कि भोपाल के हमीदिया अस्पताल के ब्लैक फंगस वार्ड के 60 में से 50 बेड फुल हो चुके हैं। रोजाना ब्लैक फंगस के 5 से 6 ऑपरेशन हो रहे हैं। मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ पेंडेंसी भी बढ़ रही है। इसी को देखते हुए अब सरकार एक्शन मोड में आ गई है। शिवराज सरकार ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। इसमें स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग को शामिल किया गया है। टास्क फोर्स में हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक लोकेंद्र दवे को भी शामिल किया गया है। इसी के साथ शिवराज सरकार ने ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के रेट भी तय कर दिए हैं। प्रदेश में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन सबसे पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज को सप्लाई किए जाएंगे, उसके बाद प्राइवेट अस्पतालों को सप्लाई होगा। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की अधिकतम कीमत 6,248 रुपए तय की गई है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेज में विशेष यूनिट भी तैयार की गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का ग्राफ जहां नीचे जा रहा है, तो वहीं ब्लैक फंगस ने परेशानी बढ़ानी शुरू कर दी है। रायपुर एम्स में रोजाना दूसरे जिलों से 5 से 10 मरीज ब्लैक फंगस के इलाज के लिए आ रहे हैं। फिलहाल एम्स में 50 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज चल रहा है। बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा भले ही कम होने लगा है, लेकिन ब्लैक फंगस के बड़े खतरे ने दस्तक दे दी है। छत्तीसगढ़ एम्स के डायरेक्टर की माने तो प्रदेश के दूर दराज जिलों से रोजाना 5 से अधिक मरीज रेफर होकर रायपुर एम्स आ रहे हैं। एम्स में वर्तमान में 50 से अधिक ब्लैक फंगस मरीजों का इलाज चल रहा है। किसी दिन 5 केस, किसी दिन 10 केस, ऐसे अलग अलग जिलों से रेफर होकर के आ रहे हैं। अधिकतर जो मरीज हैं वो दुर्ग भिलाई बेल्ट के ही हैं और ये सभी पेशेंट्स वो हैं जिनको पहले कोविड पिछले महीने हो चुका है और उसके बाद उनको डायबिटीज़ भी था और उनको स्टीरॉयड भी उस दौरान इलाज के दौरान मिले हैं दवाइयाँ, और कुछ अभी भी वो उसमें से कोविड पॉजिटिव है। तो लगभग हमारे पास जो टोटल इस वक्त एम्स कैंपस में रायपुर में जो पेशेंट भर्ती हैं वो 50 से अधिक हैं। छत्तीसगढ़ में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या किस कदर बढ़ रही है, इस बात से भी समझा जा सकता है कि रायपुर एम्स में ब्लैक फंगस मरीजों के लिए एक और वार्ड बनाया जा रहा है। हमारे एक वार्ड में ENT वार्ड में क्योंकि पेशेंट अधिक हो गए तो हम एक और वार्ड उसके लिए इस तरीके जो पोस्ट कोविड म्यूकोरमाइकोसिस के पेशेंट्स हैं इनके लिए खोल रहे हैं। एम्स डायरेक्टर की माने तो एम्स में अभी तक ब्लैक फंगस के 12 मरीजों की सर्जरी हो चुकी है, जिनमें से एक मरीज की ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ी है। उनका कहना है कि लक्षण दिखते ही इसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो सर्जरी से बचा जा सकता है। इस तरह से आज की तारीख तक 12 पेशेंट्स का ऑपरेशन अब हो चुका हुआ है और बाकी पेशेंट्स भी लाइंड अप है क्योंकि उनकी किडनी की फंक्शन, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट ये सब चेक करने के बाद इनकी सर्जरी भी यहाँ पे हो रही है। जो पेशेंट्स अर्ली लक्षण के साथ आते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनको ज़्यादा हमको टिश्यू बॉडी का नहीं निकालना पड़ता है। लेकिन जिनका जो डिजीज़ है वो आँख तक या फिर ब्रेन तक चली जाती है, फिर उनको आँख भी किसी को निकालने की ज़रूरत पड़ी है। वहीं सरकार भी ब्लैक फंगस मरीजों की संख्या को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग को दवाओं और इलाज को लेकर सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि ब्लैक फंगस का जो छत्तीसगढ़ में जो आवक हो चुका है उसके लिए आवश्यक दवाइयों का किस तरीके से व्यवस्था करना है, हेल्थ डिपार्टमेंट से ये फॉर्मल चर्चा इसकी। वहीं बीजेपी सरकार से ब्लैक फंगस को लेकर गंभीर होने की मांग कर रही है। ब्लैक फंगस मरीजों के इलाज की जरूरी दवा की उपलब्धता के साथ ही मुफ्त इलाज की व्यवस्था करने की भी मांग की है। ब्लैक फंगस के अंदर में इसको गंभीरता से लेना चाहिए, उसका इंजेक्शन कैसे उपलब्ध हो और जल्द उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए जो है अनेक अस्पतालों के अंदर में उसके इलाज होने चाहिए और मुफ्त में इलाज होने चाहिए। सरकार ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज में किसी तरह की कमी नहीं होने का दावा कर रही है, लेकिन जिस तरह से मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है वो एक बड़े खतरे की आहट जरूर है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट।
तो ब्लैक फंगस के जो मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी लगातार केसेस सामने आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भी अब धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर शरद पंडित जी हेल्थ एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और दीप्ति चौरसिया हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीप्ति, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि कोरोना के मामले तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। क्या स्थिति एमपी की? बिल्कुल, ब्लैक फंगस को लेकर जो है अब ये एक बड़ी चुनौती बन रही है, क्योंकि कोरोना को तो किसी तरह कंट्रोल किया गया, लेकिन ब्लैक फंगस को अभी कंट्रोल कर पाना या उसको पूरी तरह से देख पाना अभी थोड़ी चुनौतीपूर्ण बात है। 500 से ज़्यादा केस आ चुके हैं, लगभग 537 केस आ गए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। जो 5 मेडिकल कॉलेज थे, उन 5 मेडिकल कॉलेज में इलाज शुरू हो चुका है। ज़्यादातर भोपाल में ज़्यादातर बेड फुल हो गए हैं और रोज़ जो है 4 से 5 ऑपरेशन डेली हो रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लैक फंगस के लिए जो दवाई एंटी फंगस इंजेक्शंस जो हैं, उसके लिए सरकार ने कीमत निर्धारित कर दी है और वो सरकारी अस्पतालों में ही सप्लाई होने की बात कही गई है। इसके अलावा अगर जब एक्स्ट्रा होंगे तो वो प्राइवेट अस्पतालों को दिए जाएंगे। तीसरा, ब्लैक फंगस को लेकर जो है एक पूरी टास्क फोर्स बना दी है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग हैं और जो बड़े अस्पताल हैं, हमीदिया अस्पताल, उनके अधीक्षक हैं। तो इस तरह से, और सरकार का कहना है कि इस ब्लैक फंगस के मामले में वो जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं ENT, उनकी भी मदद ली जाएगी। तो कुल मिलाकर ब्लैक फंगस बड़ा चुनौतीपूर्ण चीज़ है इसके बाद पोस्ट कोविड के लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश में चूँकि पोस्ट कोविड सेंटर्स भी बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस को लेकर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और सबसे पहले इसमें जो कमेटी बनी है वो इसमें डिसाइड करेगी, जो डॉक्टर्स की कमेटी है, कि ब्लैक फंगस के किस तरह से लक्षण हैं, उसको किस तरह से पहचाना जाए, ताकि लोगों को अभी से अवेयर किया जा सके कि वो ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो खुद इसको जज कर सकें। तो सबसे पहले ये तय किया जाएगा और उसके बाद इसकी गाइडलाइन बनाई जाएगी। हालांकि अस्पताल तो फिक्स कर दिए गए हैं, जिनमें लगातार ऑपरेशन भी हो रहा है और मरीज भर्ती भी हो रहे हैं फिलहाल। ठीक है दीप्ति। आदित्य, छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो एम्स में ही 50 से ज्यादा मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हैं। बहुत ज्यादा हालात छत्तीसगढ़ में पहले कोविड को लेकर भी शुरुआत में खराब नहीं हुए थे, लेकिन फिर इतना ज्यादा खराब हुआ कि अभी तक संभल नहीं पाया। ब्लैक फंगस को लेकर भी 50 से ज्यादा केसेस एम्स में अभी भर्ती है। क्या स्थिति वहां पर आपको नजर आ रही है? देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस जिसे हम कहते हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए, जो हम ब्रेड खाते हैं घर में, उसको थोड़े दिन तक अगर हम छोड़ देते हैं तो उसमें फंगस जैसी चीज़ लगती है, वो भी म्यूकोरमाइकोसिस का ही एक रूप है। तो ये जो चीज़ें हैं, देखिए किस तरह से हमारे शरीर में फैलती है। सबसे बड़ी बात है, देखिए आपको कोरोना हुआ, कोरोना में आपको लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, आपको हैवी इंसुलिन दिया गया। सबसे बड़ी बात है स्टेरॉइड दिया गया, माफ़ कीजिएगा। स्टेरॉइड देने के बाद धीरे धीरे आपके शरीर में परिस्थितियां चेंज होती गई। उस स्टेरॉइड के कारण खास तौर से जिनमें लेस इम्यूनिटी है, चाहे वो एड्स के मरीज़ हों, चाहे कैंसर के मरीज़ हों, चाहे इसके अलावा मधुमेह के मरीज़ हों, ये सभी मरीज़ों को सबसे ज़्यादा इफेक्ट कोई करता है तो स्टेरॉइड करता है। अब इसकी क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन है, अधिक मात्रा, इतनी ज़्यादा मात्रा डॉक्टरों के द्वारा दी गई, पहले ये ध्यान नहीं रखा गया कहीं ना कहीं कि इससे ब्लैक फंगस भी हो सकता है, क्योंकि ब्लैक फंगस छत्तीसगढ़ के नया है। म्यूकोरमाइकोसिस आप चंडीगढ़ सुन सकते हैं, उत्तर भारत में अधिकतर बीमारी आती थी। छत्तीसगढ़ में इसके केस मैंने तो कभी नहीं सुने इतने सालों में, और वो भी कोरोना के बाद। तो ये दिक्कतें इस बार हुई हैं, क्योंकि एस्ट्रॉइड जितना ज़्यादा लगा, इफेक्ट उतना ज़्यादा हुआ। किसी की आंखें निकालनी पड़ी है, किसी का जबड़ा निकालना पड़ा है, किसी के मस्तिष्क का ऑपरेशन करना पड़ा है। तो ये दिक्कतें आ रही है। दूसरी महत्वपूर्ण दिक्कत जो अब आ रही है, मरीज 100 के आसपास हो गए, किसी को 70 इंजेक्शन लग रहा है, किसी को 80 लग रहा है। आपके पास जो इन्फोटेरेसिन बी और पोसाकोनोजोल, ये 2 इंजेक्शन इसके लिए लगते हैं, ये दोनों आपके पास है ही नहीं। कितने आ रहे हैं आपके पास? 1000 चाहिए आपको, आ रहे हैं 100 मरीज हैं अगर आपके पास, तो आपको एक के लिए 70-80 चाहिए, मतलब 7000 8000 इंजेक्शन आपको चाहिए। लेकिन आपके पास केवल 100 आ रहे हैं, कभी 150 आ रहे हैं, और पिछले 5-6 दिनों में केवल 100 इंजेक्शन आपको मिले हैं। कैसे आप आपूर्ति कर पाएंगे? ये दिक्कतें हैं। हालांकि सरकार ने 1000 इंजेक्शन मंगाने की बात की, लेकिन अभी तक जो स्थिति कल तक रात तक की, अभी तक वो इंजेक्शन नहीं आए। मतलब साफ है, बीमार अगर आप हो गए और आपने लापरवाही बरती है, आपकी एक आंख चले जा रही है, बंद हो जा रही है, सर्जरी के द्वारा आंख खोल भी दे रहे हैं, लेकिन आंखों की रोशनी खत्म हो जा रही है, तब आप अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही, क्योंकि वैसे भी 1 साल से काफ़ी ज़्यादा लगातार वो काम कर रहे हैं। ऐसे में
कोविड के बाद पोस्ट कोविड इफेक्ट जो बढ़ रहा है और लोगों की लापरवाहियां जो हैं वो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा कारण है। जो आंख चले जा रही है लोगों की या जबड़ा निकालना पड़ रहा है, फिलहाल बहुत एहतियात रखने की जरूरत है। पोस्ट और अब तो ये ब्लैक फंगस जब से आया तब एस्टेरॉइड की मात्रा निर्धारित की गई कि जबरदस्ती अगर जरूरत ना हो तो आप एस्टेरॉइड ना लगाएं। ठीक है, आपके अगर लंग्स में इन्फेक्शन है तो एस्टेरॉइड से बढ़िया कोई चीज नहीं है उस इन्फेक्शन को दूर करने के लिए, लेकिन कितनी मात्रा में दी जाए ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा। और जो मरीज पहले से है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, लेस इम्यूनिटी वाले, उनको तो आपको कम ही देना पड़ेगा। बहुत जरूरत है तभी आप दीजिए, नहीं तो इसी प्रकार की बीमारियां आती रहेंगी और लोगों की जान जाती रहेगी। छत्तीसगढ़ में 4 मौतें भी म्यूकोमाइकोसिस से हो चुकी है। ठीक है आदित्य। डॉक्टर शरद पंडित जी, मध्य प्रदेश की भी स्थिति हमने जानी, छत्तीसगढ़ की भी स्थिति हमने जानी। अब से कुछ दिन पहले ही हम लोग साथ में डिबेट कर रहे थे, उस वक्त इतने ज्यादा केसेस सामने नहीं आए थे, 4, 5, 10 केसेस सामने आए थे। लेकिन इस वक्त अगर सर देखें तो 500 केसेस एमपी में है, करीब 1000 छत्तीसगढ़ में है। कहाँ ये स्थिति पहुंच रही है और आने वाले दिनों में कहाँ पहुंच सकती है? देखिए, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि अभी हमारा जो मेन कंसर्न हो गया है वो म्यूकोरमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन हो गया है। कोविड पे से थोड़ा सा ध्यान अब कम हो गया है, परंतु कोविड के साथ साथ जो है इसी के लिए एक म्यूकोरमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन जो नाक में, आंख में और पिछले हिस्से में हो रहा है और ब्रेन तक पहुंच रहा है, ये भी एक गंभीर स्थिति है। तो इसके लिए अलग से एक मॉनिटरिंग ग्रुप जो है वो सेल जो है बराबर इन केसेस की मॉनिटरिंग करे, ये जो है एक तो गठित किया जाना चाहिए। टोटली जो इस काम को देखे और वो जो है इस पे करे, क्योंकि कोविड के काम को जो देख रहे हैं वो इधर भी उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे कि कोविड की प्रॉब्लम भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, पर उस पे से अब फोकस जो है वो म्यूकोरमाइकोसिस की तरफ हो गया। तो एक तो जो है मॉनिटरिंग ग्रुप जो है बराबर ही इसको देखे, जो इस प्रदेश स्तर पर हो, दूसरा जो है जिला स्तरों पर भी इस तरह की टीम रहे जो टोटली इन केसेस को फोकस करे। दूसरी जो चीज है इसके संबंध में बहुत ही सरल भाषा में, सरल शब्दों में जो है वैसे शासन ने देना चालू भी कर दिया है कि इस तरह की जो है इसके बारे में जानकारी कि कैसे इसके लक्षण होते हैं, क्या प्रारंभिक रूप से जब लक्षण हो उसी स्टेज पे यदि जाके हम लोग जो है डॉक्टर्स को या हॉस्पिटल्स को रिपोर्ट कर देंगे तो ये कंट्रोल हो सकता है। जब लेट स्टेज में यदि कुछ केसेस रिपोर्ट होते हैं तो उस समय तक बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए ये प्रथम सप्ताह में यानी कि पहले 6-7 दिनों में ही इसके बारे में जो है बहुत ज्यादा लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, एक चीज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, आपकी बात को भी पूरा करेंगे, लेकिन आपने जैसे बताया कि बहुत शुरुआती अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर से जाकर मिले। कितने दिन लोग अगर लापरवाही कर लेंगे तो स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर नहीं होगी? क्योंकि आमतौर पर फेस पे अगर स्वेलिंग है तो लोग उसे इग्नोर कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, इस बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा लोग अभी जानते नहीं है, तो अगर ऐसे सिम्टम्स भी आ रहे हैं तो लोगों को पता नहीं है कि ऐसी कोई बीमारी है जो उन्हें लग सकती है या खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। देखिए, जो हमारा जो अवेयरनेस का जो सिस्टम है जो ये सब काम करता है उसको मैंने यही कहा कि बहुत ही सरल भाषा में समाचार पत्रों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, अलग अलग माध्यम से हमको और हमारे जो हेल्थ वर्कर हैं इनके माध्यम से लोगों तक ये जानकारी पहुंचाना पड़ेगा। तो ये जानकारी जो है यदि सही रूप से उनके पास पहुंच जाएगी तो इसकी जो है वो गंभीरता को वो समझ पाएंगे। नंबर 2, मेरा ये कहना है आपको इस बारे में कि प्रथम जो है 5-6 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में यदि आंख में दर्द या नाक के हिस्से में दर्द या यदि आपको रनिंग ऑफ नोज या कुछ ब्लड आ रहा है, चमड़ी के आसपास डिस्कलरेशन हो रहा है, तो इसको गंभीरता से लें और डॉक्टर को तुरंत रिपोर्ट करें। क्या होता है कि जब हम लेट स्टेज में हो जाते हैं, 2 से 3 सप्ताह ये केसेस जो है बढ़ते हैं, तो फिर वो ऑप्टिक नर्व और अंदर ब्रेन तक को डैमेज करता है। तो समयावधि तो जो है वो अर्लीएस्ट जो भी 5-6 दिन में है इसको जो है रिपोर्ट डॉक्टर्स को करना चाहिए ताकि प्रारंभिक अवस्था में इसका उपचार चालू कर दिया जाए। साथ ही साथ जो हमारे पेशेंट हॉस्पिटलाइज हैं उनके बारे में हमको हाइजीन और दूसरी जो बात कही कि हमारा स्टेरॉइड्स का रेशनल यूज वो जो है रेशनलाइज करके उसको देना पड़ेगा ताकि जो है कोविड को भी हम कंट्रोल कर सकें और अननेसेसरी जो ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं उसको भी हम जो है रोक सकें। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना पड़ेगी। डायबिटीज से या जो अन्य बीमारियों से, कोमॉर्बिडिटी से ग्रसित है जिनका इम्यूनोमॉड्यूलर सिस्टम गड़बड़ है, उसमें भी क्लोज ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा कि हमारा डायबिटीज का लेवल जो है वो कंट्रोल्ड रहे। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए डॉक्टर्स की ओर से भी और लोगों की खुद की ओर से आत्म जागरूकता रखी जाए, जागरूकता अभियान भी चलाए जाएं, उससे कहीं ना कहीं इस बीमारी को रोका जा सकता है। ठीक है डॉक्टर, बने रहिए आप हमारे साथ। आदित्य आप भी बने रहिए, दीप्ति आप भी हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। ब्रेक
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। किस तरीके से कोरोना काल में ब्लैक फंगस अब अपना अटैक कर रहा है, पोस्ट कोविड इफेक्ट में ब्लैक फंगस के मरीज लगातार सामने आते जा रहे हैं, उसी पर हम चर्चा कर रहे थे। लगातार हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य नामदेव, दीप्ति चौरसिया और डॉक्टर शरद पंडित हमारे साथ बने हुए हैं। दीप्ति, सरकार की ओर से कुछ खास कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना काल में भी हमने देखा कि कहीं ना कहीं देरी, इतनी ज्यादा देरी में बदल जाती है कि स्थिति काबू में करना मुश्किल हो जाता है। सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, इसके साथ साथ जो इंजेक्शन के रेट हैं वो भी तय कर दिए गए हैं। 500 केसेस अपने आप में मायने रखते हैं, और ऐसे में ये बीमारी ऐसी तो है नहीं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगी। जाहिर सी बात है, कोरोना संक्रमित मरीज इतने ज्यादा सामने आए हैं, और कहीं ना कहीं जो पहले से बीमारी से ग्रसित थे, डायबिटिक पेशेंट थे, उनको ये बीमारी हुई है। ऐसे में जागरूकता फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ साथ सरकार को अस्पतालों में भी व्यवस्था करना उतनी ही जरूरत है। क्या स्थिति वहां पर अस्पतालों की आपको ब्लैक फंगस को लेकर नजर आ रही है? देखिए, अस्पतालों में तो व्यवस्था की गई है। 5 मेडिकल कॉलेज की बात है कि यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जिस तरीके से और जिस तेज़ी से केस आ रहे हैं, ये व्यवस्था नाकाफ़ी साबित हो सकती है। और इससे पहले अभी 3-4 दिन पहले ही जो है ये जो इंजेक्शन है एंटी फंगस, इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो गई है। मार्केट में शॉर्टेज भी हो गया है। सरकार ने कीमत तो निर्धारित कर दी है, लेकिन इसके बाद सबसे बड़ी मॉनिटरिंग ये होगी कि इसकी कीमत निर्धारित होने के बाद भी ये कितने में मिल रहा है, ये तय होना चाहिए। क्या ये सरकारी सिस्टम तक पहुँच पा रहा है या नहीं, क्योंकि रेमडेसिविर को लेकर सरकार ने कई तरह के नियम बनाए थे। उसके बाद में कहीं उसकी राशनिंग भी की जाने की बात हुई थी, सब कुछ हुआ था। फिर सरकारी सिस्टम के जरिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ, लेकिन बावजूद इसके ज़रूरतमंदों तक वो नहीं पहुंच पा रहे थे। तो ये सबसे बड़ी चुनौती की बात होगी कि इनका शॉर्टेज नहीं हो इन दवाइयों का। दूसरा, जो सिस्टम बनाया है इलाज के लिए, वो बहुत ऐसा ना हो कि वो नाकाफ़ी हो जाए, क्योंकि एक साथ 537 के आसपास मरीज जो आए हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है पूरे मध्य प्रदेश में। और इतने सारे मरीजों के लिहाज से तो मुझे लगता है शायद ये सिस्टम अभी तैयार नहीं हुआ होगा कि एक साथ इतनों का इलाज किया जा सके। दूसरा, जो अभी लगातार सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके लक्षण को लेकर जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको अभी सबसे पहले काम करने की ज़रूरत है कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, जिसके जरिए लोग सीधे ये जान सके कि उनको ये समस्या हो सकती है या वो ब्लैक फंगस के शिकार हो सकते हैं। तो समय रहते अपना ट्रीटमेंट लें, तो आगे जाके किसी तरह की कोई दूसरी आशंकाएं, जो हम कहते हैं कि आँख निकल जाना या रोशनी चली जाना, इस तरह की कोई परेशानी न हो। शायद थोड़े में या कम परेशानी में ही वो ट्रीटमेंट के जरिए उसको ठीक किया जा सके। तो सबसे पहले जो बहुत चुनौतीपूर्ण है वो तो ये है कि इसके सिम्टम्स को लोगों को बताना और उसके लिए लोगों को अवेयर करना। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो उसका ट्रीटमेंट है, अगर इतनी तेज़ी से पेशेंट आते रहे तो सरकार के पास प्लान भी क्या होगा। और नंबर 3 ये कि इसके ट्रीटमेंट के लिए जितनी भी दवाइयाँ हैं, जितने भी मेडिसिन हैं, उनका शॉर्टेज ना हो, उनकी ब्लैक मार्केटिंग ना हो। बिल्कुल, ब्लैक मार्केटिंग ना होने के साथ साथ अगर देखें तो ये जो बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट बहुत महंगा है। हर कोई व्यक्ति इस ट्रीटमेंट को नहीं ले सकता है। 6,000 रुपए का इंजेक्शन हर इंसान नहीं खरीद सकता है। ऐसे में सरकार किस तरीके से ऐसे लोगों की मदद करेगी, ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है। इसी सवाल के साथ आदित्य, मैं आपके पास आती हूँ। सरकार की क्या तैयारी है वहां पर, और 6,000 रुपए करीब एक इंजेक्शन की कीमत है। कैसे कोई एक आम आदमी, लोअर मिडिल क्लास व्यक्ति या मिडिल क्लास व्यक्ति कैसे अपना इलाज करा सकता है? क्या सरकार इसको लेकर, सरकार को कोई फैसला नहीं लेना चाहिए इलाज को लेकर? इंजेक्शंस तो कमी होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अस्पतालों में कैसे इलाज होगा, कैसे वो इंजेक्शंस लग पाएंगे? देखिए, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो इसके लिए औषधियाँ यूज़ होती हैं, एम्फोटेरिसिन बी और पोसाकोनोजोल, ये छत्तीसगढ़ में पहले इसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं थी, क्योंकि ब्लैक फंगस के केसेस आते ही नहीं थे। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं परसों सबके पास गया था, सबका यही कहना था कि हमारे पास बमुश्किल 15 से 20 फाइल पड़े रहते थे, और वो 3-4 महीने तक पड़े रहते थे, हमको ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। अब आप सोचिए कि एक मरीज़ को जो ज़रूरत पड़ रही है, लगभग 60 से 70 इंजेक्शन्स की ज़रूरत पड़ रही है सिर्फ एक मरीज़ को। अगर आपके पास 100 मरीज़ है तो आपके पास 7,000-8,000 इंजेक्शन एट एनी कॉस्ट आपको चाहिए। जब आपके पास आपूर्ति नहीं है, क्योंकि ये यहाँ तो बनते नहीं, जहाँ से भी आना है सब जगह शॉर्टेज है। आपने देखा कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस की जैसे ही शुरुआत हुई कि सबको रेमडेसिविर लगना, धीरे धीरे मार्केट से ही वो गायब हो गया। ऐसा हो गया, ब्लैक में मिलने लगा, कोई 40,000 में खरीद रहा है, कोई 35,000 में खरीद रहा है। अब इसके लिए भी वही स्थिति आ रही धीरे धीरे। अब इंजेक्शंस है नहीं। हालांकि सरकार इसमें बहुत जल्दी जाग गई। पहले रेमडेसिविर में काफ़ी डिले किया, इसमें सरकार ने तय कर दिया कि जो भी इंजेक्शंस लगेंगे वो सरकार देगी।
फार्मासिस्ट जो हैं वो कितना आप स्टॉक रख रहे हैं, क्या पूरी जानकारी कलेक्टर को देंगे और कलेक्टर के माध्यम से, सरकार के माध्यम से सरकारी अस्पतालों में ये भेजा जाएगा और वहीं से मॉनिटरिंग होगी कि किसको कितने लग रहे हैं इंजेक्शंस। लेकिन हकीकत ये है कि आपूर्ति है ही नहीं, मांग इतनी ज़्यादा है, 7,000 8,000 इंजेक्शन आपको चाहिए, आपके पास 100 इंजेक्शन 4 दिन पहले है, उसके बाद इंजेक्शन है ही नहीं आपके पास, तो आप इलाज कहाँ से करेंगे। तो दिक्कतें वही हैं क्योंकि इसके अलावा फिर कोई दूसरा औषधि इसके लिए है नहीं। तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ से जहाँ भी अरेंजमेंट आपको करना हो, जहाँ से इंजेक्शंस आ रहे हैं वहाँ से आपको आपूर्ति के लिए कोई ना कोई डिवोट करना पड़ेगा। जिस तरह से रेमडेसिविर के लिए आपने 3-3 IAS अधिकारी लगा दिए, 24/7 वो उसके लिए काम करते रहे। रेमडेसिविर की कहीं कोई कमी नहीं है, लगातार सबको मिल रहा है, सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। यही स्थिति अब करनी पड़ेगी क्योंकि धीरे धीरे देखिए स्थिति कॉम्प्लिकेटेड होती है। पहले कोविड की भी स्थिति बहुत अच्छी थी, धीरे ऐसी स्थिति हो गई उसके बाद कि मध्य प्रदेश को पीछे छोड़ दिया। अभी देखिए 100 केसेस हैं, मध्य प्रदेश में 505 गुना ज्यादा है वहां पर, लेकिन धीरे धीरे यहाँ मरीज बढ़ रहे हैं। पता चला वो स्थिति फिर ना खराब हो जाए कोविड जैसी कि यहाँ पर मरीज और ज्यादा हो जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ में दिक्कत सबसे बड़ी यही कि रायपुर के अलावा कोई भी आपके पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वाला सेंटर नहीं जहां पर आपको इलाज हो सके। यहाँ पर कोरबा के भी मरीज यहीं पर आ रहे हैं, म्यूकोमाइकोसिस के, दुर्ग के भी यहीं पर आ रहे हैं, राजनांदगांव के भी आ रहे हैं, सबका इलाज एम्स में चल रहा है। तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और शुरुआती जो जानकारियां डॉक्टर साहब ने दी, जो आपको दिक्कतें आ रही हैं शुरू के 5-6 दिन में अगर आपको समझ में आ रहा, तत्काल आप दिखवाइए। इसमें लापरवाही कहीं ना कहीं जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि जिंदगी तो बच जाएगी लेकिन अगर एक आंख नहीं रहेगी तो आप अपना जीवन कैसे चलाएंगे। जबड़ा निकाल दिया जा रहा है, आंख निकाल दिया जा रहा है, मस्तिष्क में सीधे तौर पर इफेक्ट कर रहा है। तो ये सब चीजें दिक्कतें हैं जो हो रही है। फिलहाल औषधियों की छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा कमी है। हालांकि सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि जितने लोगों को भी ये बीमारी है मुफ्त इलाज सरकार कराएगी, लेकिन इंजेक्शंस है ही नहीं यहाँ पर। इंजेक्शंस की आपूर्ति और बढ़ानी चाहिए। ठीक है डॉक्टर शरद, तमाम बातें आदित्य ने भी कही, किस तरीके से कमी इंजेक्शंस की देखने को मिल रही है, जो मरीज है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जागरूकता की कमी तो है ही, लगातार कोशिश यही की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और ये समझ जाएं। सर इस बीमारी को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो जिनको डायबिटीज़ है उन लोगों को ज़्यादा ये हो रही है, स्टेरॉइड की मात्रा जिन्हें ज़्यादा दे दी जा रही है उनको ये हो रही है। इसके अलावा क्या कुछ और ऐसे मरीज़ हैं जिनमें ये ब्लैक फंगस धीरे धीरे पनपता जाता है? बिल्कुल, इसमें देखिए अभी हमारी चर्चा के प्रारंभिक दौर में ये बात आई थी कि फंगस है एक्चुअली ये हमारे जो एडिबल प्रोडक्ट्स रहते हैं या हमारे जो घर में खाने के आइटम रहते हैं, रोटी में कई बार हम देखते हैं कि फंगस ग्रो हो जाता है, या कई बार हम ब्रेड पे देखते हैं कि हो जाता है, प्याज पे, ऑनियन पे जो है वो फंगस ग्रो हो जाता है। तो जहां भी थोड़ा सा जो है वो अनहाइजीनिक कंडीशन हो, ह्यूमिडिटी मिलती है, तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस में और ऐसे एनवायरनमेंट में ये डेवलप होता है। तो पहली बात तो हमारे इम्यूनिटी पार्ट को और हाइजीन को बहुत अच्छा मेंटेन करके हम रखें। जो हाइजीन मेंटेन करें, ओरल हाइजीन भी अच्छा मेंटेन करके रखें, तो ये सारी चीजों का यदि ध्यान रखेंगे तो फंगस ग्रो होने के चांसेस जो है वो मिनिमाइज हो जाएंगे। दूसरा, जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में क्या लक्षण होते हैं प्रारंभिक अवस्था में, उस स्टेज पे ही हम उसको रोकने का प्रयास करें, ताकि जो है वो जो है ये जो प्रॉब्लम्स आनी है, ये जो है दवाइयों की समस्या है या बेड्स की समस्या है, ये रातों रात तो तैयार हो नहीं सकते, इसमें वक्त लगेगा। इसलिए कोशिश ये होना चाहिए कि इसके प्रिवेंटिव पार्ट पर जो है ज्यादा जो है जोर दिया जाए, उसको ध्यान दिया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि बीमारी बढ़े नहीं या बीमारी जो है वो आगे जो है आपको नुकसान नहीं पहुंचाए, उसके पहले ही आप जो है सतर्क हो जाए, सचेत हो जाए। दूसरा जो है, मैं जो पूर्व में भी इस तरह की चर्चाओं में ये बात आई है कि कहीं हम जो यूज कर रहे हैं जो इंट्रानेजल ऑक्सीजन देने के लिए, या हम मास्क जो है वो हमारे जो है आईसीयू में या हमारे हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स को है वो कई बार हम बदलते नहीं है, अनहाइजीनिक कंडीशन है। कभी कभी क्या होता है वो मास्क जो है वो वही वाला मास्क जो है बार बार जो है उसी का उपयोग करते रहते हैं। तो ये डिस्पोजेबल चीजें होना चाहिए, वहां बराबर हाइजीन का ध्यान रखें। एक जो ऑब्जर्वेशन ये आया है कि ये जो है कई बार ऑक्सीजन जो उपयोग में ली गई है वो ऑक्सीजन जो है हम लोगों ने मेडिकल ऑक्सीजन नहीं, वो कहीं कहीं ताबड़तोड़ अरेंजमेंट की दृष्टि से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन और कहीं जैसे सिलेंडर लाके उसको जो है ऑक्सीजन को दिया है, वो भी इम्प्योरिटी उसमें जो है अंदर जो है जाती है और उसके साथ भी जो है फंगस के जो स्पोर्स रहते हैं वो एंटर करने के चांसेस रहते हैं। तो ये बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमको प्रिवेंटिव स्टेप्स को ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि जो है ये फंगस जो है एडवांस स्टेज में नाक में अंदर जो है वो नर्व में और ब्रेन तक पहुंचे उसके पहले, क्योंकि हमारे पास इतने इंतजाम अभी है नहीं और आगे भी शायद इतनी जल्दी हम कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए प्रिवेंटिव पार्ट को जरूर देखें। साथ ही साथ एक दूसरा ग्रुप वो है जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके चला गया है, वो घर पे तो पहुंच गया है पर घर पे पहुंचने के बाद पता चला कि उसको जो है
वो म्यूकोरमाइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन ग्रो हो रहा है और वो समझ रहा है मैं कोविड से ठीक हो गया। तो गवर्नमेंट को कहीं इस तरह का एक मॉनिटरिंग ग्रुप जो है सेट करना पड़ेगा, जो ऐसे पेशेंट का भी फॉलोअप लेता रहे और उनसे बराबर बात करता रहे कि कहीं उनको घर पे जाने के बाद किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है। क्योंकि पेशेंट इग्नोर कर देता है, वो सोचता है कोविड से मैं फ्री होके अब तो घर पे आ गया, परंतु लेटर स्टेज में भी उसको ये फंगस ग्रो हो सकता है। तो हमारे को जो है बहुत सारे मुद्दों पर और बहुत सारे जो है वो इश्यूज पे ध्यान देते हुए काम करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए समस्या एकदम आई है, एकदम इंतजाम होने में भी कठिनाइयां आती है। जो इंजेक्शन जो है वो रेयरली मांगा जाता था, वो आज इतना जो है ज्यादा उपयोग। तो हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हम उसको प्रिवेंटिव स्टेप्स को जो है पहले ही इसको रोकने का प्रयास करें। स्टेरॉइड और इसके मामले में जो है रैशनलाइज्ड यूज के बारे में हम सोचें, और ये जो हाइजीन है और इसको और इम्यूनिटी, ये तीन बिल्कुल, चार यानी कि बिंदु थोड़ा ऐसे सा जिनको अगर चालू ख्याल करें। पहले से ही रखा जाए तो वो नौबत ही नहीं आएगी कि इतने ज्यादा इंजेक्शन की जरूरत पड़े या फिर आपको सर्जरी तक आपकी जो स्थिति है, कंडीशन है, वो पहुंचे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शरद पंडित जी आपका, आदित्य आपका और दीप्ति आपका। तो लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें, आपकी लापरवाही आप पर बहुत भारी पड़ सकती है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।